ठीक ठीक है दोस्तों, आज मेरे क्लास का पहला लेक्चर है। हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज अपने क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले केमिस्ट्री वाले टर्म के बारे में बात किया जाए तो केमिस्ट्री वाले टर्म में हम लोग देखें तो सबसे पहले केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में विभक्त किए। पहले वाले टर्म में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टर्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लोग देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टर्म। दूसरे वाले टॉपिक में देखा जाए तो केमिस्ट्री का हर्ट यदि हम लोग इसे कह दें तब भी कोई गुनाह नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा वाला टर्म हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा वाला टर्म है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। तो चूंकि जैसा थंबनेल हम लोगों ने देखा था तो उसमें हमें ना इनऑर्गेनिक के बारे में बात करना है ना फिजिकल के बारे में बात करना है। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टर्म में हमें देखना क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमने थंबनेल पहले लगा चुका था, हमारे चैनल में पहले से वीडियो अपलोड है। हमने बोला था कि हम लोग आज किसके बारे में बात करेंगे, जीओसी के बारे में बात करेंगे। इसका यदि फुल फॉर्म वाले टर्म में देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टर्म में यदि देखा जाए तो यदि हमें बाकायदा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर डीपली हम लोग ज्ञान ले लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आगे चल के यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें अच्छे से समझना है तो उसमें हमें मैकेनिज्म अच्छे से पता होना चाहिए। मैकेनिज्म के कहने का क्या मतलब है, क्रियाविधि। कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी कंपाउंड का यदि नाम ले लूं तो फॉर एग्जांपल के लिए यदि हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है Na और उसके साथ कोई X वाला एलिमेंट है, X दैट मींस हैलोजन परिवार का एलिमेंट, तो कुछ एलिमेंट उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह NaX का यदि निर्माण कर रहा है तो NaX का यदि यह निर्माण कर रहा है, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के रूप में यदि Na और X आपस में कब साझेदारी करके और कितने देर के बाद और कितने समय के बाद NaX का निर्माण किए और किस क्रिया विधि के आधार पर किए हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले टर्म में, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो दैट मीन्स अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, जीओसी के बारे में समझना पड़ेगा। जीओसी के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है, रुक गए। तो जीओसी वाले टर्म के बारे में हम देखने वाले थे। तो जीओसी वाले टर्म में हमने बोला क्या, जीओसी को हम लोग फुल फॉर्म में यदि रूप में देखा जाए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जीओसी को हमने फुल फॉर्म में देखा तो हमने इसे बोला कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ कहाँ पे अगर उसके बारे में देखा जाए तो आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि बात किया जाए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि टर्म में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि हमारा पूछता है कोई केमिस्ट्री वाले फॉर्म में तो जीओसी वाले टर्म में पूछता है। दैट मीन्स अगर आप नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीट वाले टर्म में भी जीओसी हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जेई मेन की बात कर दूं तो जेई मेन में भी हमारा जीओसी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी स्टेट का यदि बीएससी नर्सिंग वाला कॉलेज हो गया उसके लिए यदि आप फॉर्म दिए हो और उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो यह जीओसी हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जीओसी के बारे में बात करेंगे। चूंकि आज हम जीओसी के सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग एक एक टॉपिक करके अच्छे से समझते हुए जीओसी को चलेंगे। तो ठीक है, अगर इसके सिलेबस के बारे में देखा जाए जीओसी के, तो जीओसी के सिलेबस के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो जीओसी के सिलेबस के बारे में यदि सबसे पहले बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले यदि मैं जीओसी वाले टर्म में यदि सबसे पहले वाली टॉपिक में यदि मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन के बारे में आप लोग पहले से वाकिफ हो। कार्बन का प्रतीक जो होता है, सिंबल जो होता है वह सी होता है। परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 12। चूंकि हम पहले से जानते हैं जो नीचे की तरफ लिखा रहता है वो हमारा एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा कार्बन का सिंबल हो गया। वकायदा कार्बन जो होता है, कार्बन की अगर वैलेंसी की यहाँ पे बात किया जाए तो कार्बन की वैलेंसी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कार्बन के आउटर सेल में यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कार्बन को अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। अर्थात कार्बन के अंदर एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण होता है जिस गुण के कारण ये एक प्रकार का अपना
संसार खड़ा कर चुका है, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। दैट मीन्स कार्बन दूसरे वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और एक कार्बन दूसरे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और एक कार्बन दूसरे वाले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड का भी क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। वकायदा आप लोग वीडियो में अच्छे से देख रहे होंगे कि हमने सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में थोड़ा सा बड़ा लिखा है अपेक्षाकृत डबल बॉन्ड के और अपेक्षाकृत ट्रिपल बॉन्ड के। ये हमने अच्छे से जान और समझ के लिखा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो हम आगे चल के इसको अच्छे से देखेंगे भी कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसके बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद उससे छोटी डबल बॉन्ड की, और सबसे छोटी किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। दैट मीन्स यदि कार्बन के बॉन्ड के बारे में बात, तो जीओसी के सेल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जीओसी के सेल में पहले वाले टर्म में यदि हम बात करें तो पहले वाले टर्म में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में। और दूसरे वाले टॉपिक में हम लोग कार्बन के बाद पढ़ने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे लिसिस। दैट मीन्स यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अगर वह बॉन्ड का विदलन हो जाए तो कितने टाइप्स हो सकता है। तो लिसिस वाले यदि टर्म में देखा जाए तो लिसिस हमारा दो टर्म में हो सकता है, विदलन हमारा दो टर्म में हो सकता है। पहला वाला टर्म जो होता है उसे हम लोग होमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। और दूसरे वाले टर्म के यदि बारे में बात करें तो दूसरा वाला टर्म जो होता है वो हमारा होता है हेट्रोलिसिस के बारे में। दैट मीन्स अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो होमोलिसिस के कहने का क्या मतलब है, समविदलन, और हेट्रोलिसिस के कहने का क्या मतलब है, विषम विदलन। तीसरे नंबर पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे, अब लिसिस होने के आधार पे हमारा इसमें दो टॉपिक में टूटेगा। पहला जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कार्बोएनायन के बारे में। किसके बारे में, कार्बोएनायन के बारे में। दैट मीन्स कार्बोदना, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बोरिडायन के बारे में बात करेंगे। अब तीसरे और चौथे वाले टॉपिक में यदि बात किया जाए तो चौथे वाले टॉपिक में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के कहने का क्या मतलब है, जब हमारा बॉन्ड का ब्रेक होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो पहला वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरा वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके आधार पे जो हमारा सजाती बनेगी, जो हमारी स्पीसीज बनेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, हिंदी में मुक्त मूलक बोलेंगे। उस मुक्त मूलक के बारे में बात करेंगे। फिर पांचवें नंबर पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कार्बन अगर दूसरे वाले एलिमेंट से साझेदारी किया है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, या तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किए होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए। तो उसमें पहले वाले टॉपिक में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पहले वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रभाव। हम लोग पहली वाली टॉपिक बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इसी के जस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में दूसरी वाली टॉपिक जो होगी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन। क्या बोलेंगे, अति संयुग्मन। और तीसरी वाली टर्म देखा जाए तो तीसरा वाला हाइपर कॉन्जुगेशन के जस्ट बाद यदि हम लोग बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। इसे हिंदी वाले टर्म में भी हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं, और इंग्लिश वाले टर्म में भी हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट। और उसके जस्ट चौथे वाले टॉपिक में यदि बात की जाए तो चौथे वाले टॉपिक में यदि हम लोग बात करें तो चौथे वाले टर्म में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। रेजोनेटिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस आखिर में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसके जस्ट हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जब हमारा रेजोनेंस और इतनी टॉपिक खत्म हो जाएगी जीओसी में, तो छठे वाले टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइसोमेरिज्म जो होता है वह दो टर्म में मुख्यतः बटा होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो जीओसी वाले टर्म में यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो इस वाले टर्म में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी एक लास्ट वाली आती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण। संकरण का हम आप लोगों को एक बेसिक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकली फॉर्म बताएंगे, जिसके आधार पे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को मात्र 2 सेकंड के अंदर आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। चूंकि हम प्लेलिस्ट में एक ट्रिकली केमिस्ट्री करके भी हम उसमें लोड करेंगे वीडियो, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन का हो गया, ऐसी जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो सब हम लोग ट्रिकली देखते रहेंगे साथ में पैरेलल। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वाले टर्म में हम लोग विस्तृत भी पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम ट्रिक के आधार पर भी आपको बताएंगे कि 2 सेकंड विथ इन 2 सेकंड में आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर लेते हो। कि यदि कार्बन एलिमेंट के बारे में देखा जाए तो कार्बन एलिमेंट के आउटर सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस होती है और 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, साझेदारी कर सकता है। उसके आधार पर यदि हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा वाला होता है उसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। sp संकरण, sp2 संकरण और तीसरा वाला टर्म हमारा क्या हो गया, sp3 संकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जीओसी का हमारा मेन टॉपिक इतना ही है, सिलेबस इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। धन्यवाद।